न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहस का नंबर 1 शो है। क्या वाराणसी यूपी चुनाव का गेम चेंजर साबित हुई और क्या काशी ये तय करेगी कि यूपी में अब की बार किसको सरकार मिलेगी? आज दाल ठोक के ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत कहीं लगाई तो वो काशी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी काशी में 3 दिन का मेगा शो कर रहे हैं। एक हफ्ते से केंद्र सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों का वाराणसी में महाकुंभ लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वाराणसी में बीजेपी की हालत इतनी बुरी है कि खुद पीएम मोदी को 3 दिन तक मोर्चा संभालना पड़ रहा है? क्या बनारस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है या फिर बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह काशी के जरिए यूपी जीतना चाहती है? आज यूपी चुनाव के 6ठे राउंड में 49 सीटों पर वोटिंग हुई और 8 मार्च को यूपी में आखिरी चरण के चुनाव में 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2014 में जब पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने के लिए काशी को चुना तब पूर्वांचल की 170 विधानसभा सीटों में से 137 सीटों पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में बहुत बढ़ोतरी हुई, जबकि 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को विधानसभा की इन्हीं 170 में से सिर्फ 19 सीटें मिली थी, उसी पर कामयाबी हासिल हुई थी। तो क्या बीजेपी को 2014 वाली मोदी लहर की उम्मीद काशी से ही है? क्या काशी बीजेपी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और क्या वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन को यूपी में जीत के दावों का आधार माना जा सकता है? अगर हाँ, तो काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? इसी पर आज ये बड़ी बहस होने वाली है। खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। 13 मार्च को सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा। ये दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए केवल अब ये चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दर्शन करने आए थे और शाम में उनकी एक सभा थी, लेकिन वो इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आज रोड शो किया है। जो लोग एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं वो कभी खुली जीप में गलियों में से नहीं गुजरते। केंद्र में मोदी सरकार की कार्य पद्धति को देख करके हमारे इश्यू को हाथों हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। काशी की जनता जिस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है, आपको संकेत मिल गया होगा कि 11 मार्च को राहुल जी जिस भूकंप को बुला रहे थे वो आने वाला है और उस भूकंप के झटके भी राहुल जी को, सैफई के राजकुमार को और बुआ जी को लगने जा रहे हैं। दाल ठोक के आज का पहला सवाल, काशी में शक्ति प्रदर्शन से जीतेंगे यूपी का रण? दूसरा सवाल, काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव का गेम चेंजर बनेगा काशी? सवाल तो बस यही है कि काशी विश्वनाथ किसे बनाएंगे यूपी का नाथ, लेकिन इसके लिए आखिर के फेज में इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ गई? संबित पात्रा साहब, डॉक्टर पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक सर्जन भी है। डॉक्टर पात्रा, बहुत बहुत स्वागत है। कॉलेज के दिनों से ही डिबेट में हिस्सा लेते आए हैं और एम्स द्वारा आयोजित मेडिकल मीट्स में 2 बार चैंपियन भी रह चुके हैं।
हमारे साथ घनश्याम तिवारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है, 2010 और 2015 के बीच जेडीयू की बिहार यूनिट के सलाहकार के तौर पर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र त्रिपाठी साहब बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि 21 सालों तक बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो के चीफ रहे हैं और यूपी की राजनीति को बहुत बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबे अरसे से क्योंकि कवर कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1.5 मिनट आप सभी को मिलने वाला है, उसके बाद बजर लगेगा और फिर ये डिबेट ओपन कर दी जाएगी। और इसीलिए डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी फेज में 40 सीटों के लिए इतने भव्य रोड शो की, इतनी भव्यता की, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े कैनवस को दिखाने की क्यों जरूरत पड़ गई? आपको डर है कि कुछ हाथ से निकल रहा है? रूबिका जी, पहले तो चूंकि बनारस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और बनारस के राजा काशी विश्वनाथ को माना गया है, आज प्रधानमंत्री ने वहां दर्शन भी किए हैं, तो पहले उनको प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय वनंग मदापहारम काशी पुराधिनाथ भज विश्वनाथम। विश्वनाथ को याद करते हुए आप देखिए, मेहनत करना अवगुण नहीं है, मेहनत करने वाले ही पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करने वालों का हमेशा गुणगान होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री, अगर हमारे नेतागण मेहनत कर रहे हैं तो ये अवगुण थोड़े ही है। ये तो हम धन्य है कि हमारे पार्टी में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो थकते नहीं हैं, अथक परिश्रम करते हैं, और बाकी जगह ये है ही नहीं। ऐसे नेता कहीं और नहीं है जो 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं। आपने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या नरेंद्र मोदी जी का दांव किसी प्रकार, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी? देखिए, आप याद करिए, 2012 से यदि पूरे भारतवर्ष में मीडिया के अनुसार और अपोजिशन के अनुसार किसी का दांव, प्रतिष्ठा दांव पे लगा है तो वो केवल नरेंद्र मोदी का है। एक ही स्टूडेंट है जो बार बार एग्जामिनेशन में बैठ रहा है और हर कोई पूछता रहता है इस बार पास होगा कि फेल होगा, यूपी का चुनाव है अब पास होगा कि फेल होगा। मैं तो ये पूछता हूं, बाकी स्टूडेंट्स कहां नदारत है, कहां है राहुल जी? हर एग्जाम में फेल होने के बाद भी हम ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वो परमानेंटली फेल हो गए हैं? और हर एग्जाम में पास होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे क्यों लग जाती है? यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता प्यार करती है, देश की जनता चाहती है। चलिए सर, बजर अप हो गया है, लेकिन आपकी बात में इतना विरोधाभास क्यों? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन वो अथक प्रयास लगातार तो करते चले जा रहे हैं और इसी प्रयास से आपने शुरुआत की थी। फिलहाल मैं आपके पास आऊँ उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मुझे ये खबर मिली कि युवराज ने और अखिलेश ने 2 बार अपना बनारस का रोड शो जो है वो चेंज किया, जो शेड्यूल था, जो प्लान था। क्या वजह थी? आपको भी ये कोई डर था कि इन दी एंड जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा तो जो कोई भी लहर बन रही होगी वो पीएम एनकैश कर जाएंगे और इसीलिए आज का वक्त चुना? आपको भी डर सता रहा था? तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं जानबूझ के खामोश था क्योंकि मैं विजय चौक पर हूँ और संसद मेरे बगल में है। मैं चाहता था कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी दिखाऊं कि संसद में कैसा सन्नाटा है जब देश का प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए दिल्ली छोड़ करके चला जाता है चंद वोटों के लिए, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए। संबित पात्रा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हर रोज एग्जाम देते हैं। ये संसद खाली पड़ा है भाई साहब। यहाँ इस एग्जाम में पास होंगे तो वो जो सेना पर जो सैनिक गोली खा के पड़ा रहता है उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सरकार गलत दिशा में है, किसान मर रहे हैं, आप जो लोन दे रहे हैं उससे सुसाइड नहीं रुक रहा है। आज की खबर है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री दूसरे के इम्तिहान में जाके बैठ जाते हैं। संसद का एग्जामिनेशन हॉल खाली है जहां पे उन्हें बिठाया गया था। संबित पात्रा जी मंत्र पढ़ रहे थे जैसे कि काशी से लोकतंत्र चलता है। भाई साहब, ये लोकतंत्र देश के गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार सब मिलकर चलाते हैं और उनको आपने कोई काम नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाया है। 3 साल हो गए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं। आप बताइए क्या काम किया है साहब? आप जब सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद आपको कहता है कि किसानों के लिए जो रास्ता आपने अपनाया है वो उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, कोई जवाब है आपके पास? प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर के ये पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी अंतिम चुनाव में जब यहाँ पर उनका पांव खड़ चुका है तो एक विधानसभा की सीट जीत जाए ताकि उनकी साख बच जाए।
ये दूसरे के एग्जाम में बैठ करके फेल होना प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है, जो देश ने दिल्ली में देखा है और बिहार में देखा है और पुनः उत्तर प्रदेश में देखने जा रहा है। भाई साहब कान कीजिए। घनश्याम तिवारी जी, बजर अप हो गया है। आपको सन्नाटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन यही संसद जब हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, पूरा का पूरा सेशन स्वाहा हो जाता है, तब आपकी नींद नहीं जगती है, तब आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन आज आपको लग रहा है कि काशी में जो रोड शो हो गया है और जिस तरीके से बहुत मेहनत वहां की जा रही है, तो आपको परेशानी हो रही है संसद के सन्नाटे से। इस पर मैं आपसे बात करूंगी और आप दोनों आमने सामने हो सकते हैं, डॉक्टर पात्रा और आप। लेकिन अब जरा मुझे जितेंद्र त्रिपाठी जी का रुख करने दीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी, मैं जब पूर्वांचल के बारे में पढ़ रही थी तो 2007 में पूर्वांचल ने सिर्फ और सिर्फ मायावती को पसंद किया था। 170 सीटें जब तब हुआ करती थी उसके 28 जिलों की, उसमें से 97 सीटें सिर्फ मायावती ले गई। आज उनका नामो निशान तक नहीं है, वो भी बनारस में है। कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ 2 लोग आमने सामने दिख रहे हैं। जितेंद्र जी अपना सवाल रिपीट करेंगी रूबिका जी? आपकी आवाज चली गई थी लास्ट में। सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 2007 में पूर्वांचल ने मायावती को बहुत बहुत मोहब्बत, अपार जैसे प्यार कहते हैं ना, वो दिया था। 170 सीटें तब होती थी 28 जिलों की, उसमें से 97 ले गई थी वो। आज उनकी चर्चा तक नहीं है, वो बनारस में है, कोई जिक्र तक नहीं है उनका। सिर्फ 2 तरफा फाइट दिख रही है, या तो गठबंधन या फिर बीजेपी। नहीं, आज तो बहन जी ने कितनी बड़ी रैली रोहनिया में की है, ये आपने देखा होगा। और ज़बरदस्त भीड़ उस रैली में आई है, ज़बरदस्त भीड़ उस रैली में आई है। मैं ये जो अभी मोदी जी की जो रोड शो है, इसकी जो बात चल रही, इस पर थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जितना प्रचंड समर्थन हमको पहले 5 चरण के चुनाव में मिला है, उससे मोदी जी और भाजपा के छक्के छूट गए हैं। अब इनको लग रहा है कि जो बाकी 2 चरण के बचे हैं, इसमें जो भी हमें मिल जाए, क्योंकि अब भाजपा की साख पीछे रह गई है। वहाँ से लोकल सांसद मोदी जी हैं, तो मोदी जी की साख अब दांव पे लगी हुई है। मोदी जी को भाजपा से ज़्यादा अपनी इज्जत की चिंता है। उनको लग रहा है कि बनारस की 8 सीटों में अगर हमको 3-4 सीट नहीं मिली तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी, कैसे मुंह दिखाऊंगा देश को। अगर भाजपा की इज्जत की उनको इतनी चिंता होती, पहले 5 चरण में भाजपा को जिताने की इतनी चिंता होती, तो ये रोड शो बुंदेलखंड में क्यों नहीं हुआ, ये रोड शो सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं हुआ, ये रोड शो यूपी के अन्य शहरों में क्यों नहीं हुआ। आज जब 5 चरण के चुनाव में इनको अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है, छक्के छूटते दिखाई दे रहे हैं, तो अब लग रहा है कि जो बाकी 2 चरण बचे हैं, इसमें जो भी मिल जाए, किसी तरह अपनी इज्जत बच जाए। भाजपा की इज्जत से बड़ी अब मोदी जी की इज्जत हो गई है। हम तो अभी तक यही समझते थे कि भाजपा की इज्जत बड़ी है। कितने बरसों तक हम ये भूल करते रहे, कितने बरसों तक हम ये भूल करते रहे, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। ठीक है सर, लेकिन किसके चेहरे पर धूल होगी और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन यूपी का नाथ बनेगा, सर ये तो 11 को सामने आएगा। अभी से हम इसका आकलन करने बैठे तो ये जो 2 फेज है, ये इसकी कसर जो है वो खत्म हो जाएगी। बहरहाल मेरे साथ अब 2 पत्रकार भी हैं। एक हमारे विशाल पांडे हैं जो लगातार चीजें कवर कर रहे हैं और काशी से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप जरा बताइए, ये 40 सीटों के लिए, आखिरी फेज के लिए इतनी ताकत? बिल्कुल रूबिका जी, अगर हम आखिरी फेज की बात करें जो कि 7वां चरण है, बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, इस इलाके में चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर निगाह किसी ज़िले में है तो बनारस, और इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होना। यहाँ पर 2 चीज़ें लगातार एक साथ चल रही हैं। एक तो बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरह से 8 की 8 सीटों पर वो क्लीन स्वीप करे, तो दूसरी तरफ गठबंधन की कोशिश ये है कि अगर 8 में से 3 से 4 सीटें भी गठबंधन के कोटे में आ जाती है तो उन लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनको हराया। तो यहाँ पर लड़ाई प्रतिष्ठा की चल रही है, यहाँ पर लड़ाई यूपी से ज्यादा देश की राजनीति के लिए बनारस में चल रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च 3 दिन बनारस में रहेंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और
डिंपल यादव बनारस में रोड शो करेंगे। दूसरी आज जो सबसे खास बात रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किया, वहां जलाभिषेक किया। उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी और डिंपल यादव का भी एक कार्यक्रम आता है कि वो लोग भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। यानी कि बनारस में चितपट हर एक दाव यहां पर चला जा रहा है, कोई दाव नहीं खाली छोड़ा जा रहा है जिससे एक दूसरे को पटखनी देने में कोई पीछे रह जाए। अब भीड़ की रही बात, मैंने दोनों के रोड शो देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लगातार रहा, अखिलेश राहुल का रोड शो बीच रास्ते तक कवर किया। भीड़ अगर पैमाना देखिए तो भीड़ दोनों ही रोड शो में किसी को कम नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन आगे क्या होता है ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा, पर बनारस की गलियां सियासी ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं रूबिका। ये भीड़ वोटों में तब्दील कितनी होती है, यही तो सबसे बड़ा पेच है और यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो भी तादाद में वहां पर पहुंच जाते हैं। विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। अब जरा रामदत्त त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, काशी मोक्ष और मुक्ति के लिए जानी जाती है। बीजेपी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती रहती है, तो यहाँ पर मोक्ष और मुक्ति किसे मिलेगी, जरा ये डिकोड कर दीजिएगा। हालांकि उसके लिए 11 मार्च आप कहेंगे अभी वक्त है। तो ये इतना बड़ा पावर प्ले क्यों सर, ये 40 सीटों के लिए? देखिए, आज सुबह से मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे कब से नहीं गए, इतने दिन हो गए, और जबकि इतना अमेरिका में भारतीयों पे इतना संकट है, एक इंजीनियर की हत्या भी हो गई, आज भी एक व्यापारी के हुआ, वीज़ा मिलने में संकट है, तो प्रधानमंत्री जी इतनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को छोड़ के बनारस पे सारा शक्ति ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं? तो मैंने बनारस फ़ोन किया था अपने एक मित्र को, तो उनका ये कहना था कि अगर बनारस में कुछ काम किया होता 2.5-3 साल, तो आज उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके और काल भैरव महाराज से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, बनारस में आशीर्वाद नहीं लेना पड़ता। देखिए, वहाँ बुनकर इतना बड़ा हमारा उद्योग है, बुनकरों के लिए कोई काम नहीं हुआ। वहाँ कालीन का उद्योग बगल में, उसके लिए नहीं हुआ। मैं घूम के आया देवरिया, गोरखपुर, इतनी चीनी मिलें हैं बंद पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी गंगा जी के घाट पे मैं गया था अभी परसों, 80 घाट पे देखा तो सजावट बहुत अच्छी है, बिजली है, जगमग है, नृत्य संगीत कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन गंगा जी के पानी में कोई उसका शुद्धिकरण का नहीं हुआ। वहाँ के जो बोटमैन है उसने कहा कि साहब जब तक नालों में ये नाले गिरते रहेंगे तब तक नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी की समस्या ये है कि उन्होंने वहाँ अपने लोगों से ही उनका संपर्क नहीं है, संवाद नहीं है, और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। वहाँ काफ़ी बगावत है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में टिकटों को वितरण को लेके। तो चिंता यही है कि अगर पूरा यूपी में वो जीत भी जाते हैं, बहुमत मिल भी जाता है, और बनारस में हार जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को जो इमेज है कि वो नहीं, लेकिन 2.5 साल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, एक एमपी के तौर पर, एक पीएम के तौर पर समझ में आता है, लेकिन अब तो 5 साल पूरे हो गए। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि काशी में वो कस्में खिलवा देते हैं कि हम 24 घंटे जो है बिजली देते हैं? अब मैं ये डिबेट ओपन कर रही हूँ, आप अपनी बातें सामने रख सकते हैं। डॉक्टर पात्रा, आप जवाब भी दे दीजिए और मुझे एक चीज़ डिकोड करके बता दीजिए, सच बताइए, ये फाइट सिर्फ यूपी की है या कुछ और मामला है? ये 40 सीटों में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, IT सेल क्रिएट कर देना, क्या बात है सर? अगर इतना काम आपने किया है और आप बोल रहे हैं कि काम जो है हमें कहीं ना कहीं मदद कर जाएगा, तो फिर इसकी क्या जरूरत आ गई? एकदम लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली की तरह आपने भव्य कैनवस क्रिएट कर दिया, क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं अपने मित्र घनश्याम तिवारी जी को कहना चाहूँगा। आज वो संसद के सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। घनश्याम जी, थोड़े ही दूर पे सुप्रीम कोर्ट भी है, थोड़ा सा मुड़ के सुप्रीम कोर्ट की भी देख लीजिएगा। जिसने कहा है कि किसान आपके राज्य में मर रहे हैं, बावजूद भी गायत्री प्रजापति भाग गए। सर मैं सर ऐसे लड़ाई से नहीं होती है सर, प्लीज सर। देखिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं आपसे घनश्याम जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो जनता पसंद नहीं करेगी। हम लोग युवा हैं, हम लोग अच्छे से ढंग से अपने विषय को रखें। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी प्रॉमिस करता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ थोड़ा मुंह मोड़ के देखिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को पकड़ने के लिए कहा, और इतने भीड़ के बावजूद उत्तर प्रदेश में उसके एक तरफ भैया खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रियंका जी खड़ी हैं, पीछे राहुल जी खड़े हैं, उसके बाद भी वो भाग के चला गया। आप बताइए क्या काम उस भीड़ का? जो भीड़ का मंत्र, आपने मुझे कहा कि मैं विश्वनाथ जी का मंत्र पढ़ता हूं, मैं बताता हूं समाजवादी पार्टी का मंत्र क्या है। समाजवादी पार्टी का मंत्र है नजराना, शुक्राना, हकराना, जबराना।
आपने 5 वर्ष तक नजराना और शुक्राना भाजपा का जबराना मंत्र है बड़बड़ाना। किया, तभी तो आपका महामंत्र है बड़बड़ाना। प्रधानमंत्री से लेकर के सारे नेता केवल बड़बड़ाते ही रहते हैं। सर फिर बीच में आपका समय आएगा, बोलिएगा सर। ऐसे हमारा समय आ रहा है 11 मार्च। प्लीज ऐसे नहीं, बीच में नहीं। सर आपका जब समय बोलने का आएगा तब बोलिएगा, ऐसे बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर पात्रा, डिकोड कीजिए मेरे लिए, डिकोड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों की आत्महत्या पर भी आपसे जवाब मांगा है, वही सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को भी नहीं बख्शा है। इसीलिए आप दोनों उसी कटघरे में खड़े अभी हाल फिलहाल, इसलिए आप दोनों एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, जनता सब जान रही है। आप तो मुझे ये बताइए, मुझे आप काशी का ये मामला डिकोड कर दीजिए, फॉर्मूला समझा दीजिए। ये क्या वजह है कि इतने भव्य तरीके से आप लोग आखिरी फेज के लिए, बाकी फेज में कहां गायब थे सर आप लोग? ये भव्यता क्यों गायब थी? रूबिका जी आप खुद बताइए, क्या हम किसी भी फेज में आज तक हिंदुस्तान के किसी भी इलेक्शन में हम गायब रहे? हम हर जगह जमीन पे रहे। बल्कि आप लोग हमेशा डिबेट में कहते थे नरेंद्र मोदी जी देखिए रैली आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, और पांचों जो छठा चरण आज हुआ, अब तक सारे चरणों में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर अपने हैसियत को दिखाया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, बीएसपी के प्रवक्ता ने जो डिकोड किया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर बनारस में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। मैं आदरणीय बीएसपी के प्रवक्ता को पूछना चाहूंगा, साहब 2014 में हाथी ने अंडे दिए, उसके बाद भी आप लोग तो चेहरा दिखा रहे हैं। थोड़ा अपने चेहरे की चिंता करिए। हम लोग अभी शासन में भी हैं, मैं अहंकार नहीं करना चाहता, मगर कृपया करके अपनी चेहरे की चिंता करिए। आप लोग चेहरा दिखाते फिर रहे हैं। बता रहा हूं। हाथी ने अंडे दिए, उसके बाद आप जवाब सुन लीजिए कि हम चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जवाब सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब मांगती हूँ। आप बीएसपी और समाजवादी पार्टी से सवाल करने लगते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी बोलिए। 2014 में हाथी ने अंडे दिए, 4-5 बार सुन चुका हूं, 4-5 चैनल पे बोल चुके हैं। आपकी पार्टी तो 1980 तक अंडे देती रही, तो अंडे दिए ही हैं तो क्या 2 सीट, उसके बाद 4 सीट। तो आपकी पार्टी भी तो 1980 तक अंडे देती रही, कहां है वो अंडे? है दूसरों के अंडे बड़े समझ में आ रहे हैं, आपकी पार्टी 1980 तक अंडे देती रही, कहां क्या करते रहे आप? और छोड़िए ये अंडे वंडे, हमारी पार्टी की धमक, जो हाथी की चाल, जो हाथी की मदमस्त चाल, जो झमाझम वोट पड़ रहे हैं, उसको देख के आपकी हालत खराब है। पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठा, 25 मंत्री वहां बैठने को मजबूर हो गए हैं, पूरी सरकार वहां बैठी है। जैसा कि घनश्याम भाई ने कहा तो लग नहीं रहा है कि हाथी झमाझम चल रहा है। अरे सुनिए तो, अरे आप तो कह रहे हैं बीच में बोलते नहीं थे, क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? मैं तो आपके बीच में बोला नहीं। आप तो बहुत समझदार, बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं। संबित जी माफ करिए प्लीज, थोड़ा सा बोलिए। आप ठीक बोल रहे हैं, तो आप ही को बोलना है। ठीक है बोलिए। ठीक, हाँ ठीक बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल 5 तारीख होगी, 5 तारीख तक मोदी जी बराक ओबामा और पुतिन वगैरह को ना बुला लें वहां पे कि मेरी मदद कर दो। सब कुछ तो सारे दोस्त यार उनके कैबिनेट वहां पे आ ही गया है। अब जो विश्व वाले उनके दोस्त हैं, कल हो सकता है वो भी प्रचार में आ जाएं। बहुत बुरा हाल है। संबित जी इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 3 सीट थी वहां पे। मोदी जी की कोशिश यह है कि श्यामदेव राय चौधरी को जो नाराज किया उनको किसी तरह मना लें, और किसी तरह 3 सीट भी आ जाए तो उनकी इज्जत रह जाएगी, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आपकी पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी। घनश्याम तिवारी जी, आप अपनी पार्टी की बात कहिए, आप अपनी पार्टी की बात और क्षेत्र में तो नहीं गए, बुंदेलखंड में नहीं गए, लखीमपुर में नहीं गए, पूरा टाइम दे दिया सर, पूरा टाइम आप लोगों को दे दिया है। मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस बार जिस तरीके से डिबेट हो रहा है और जिस तरीके से रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, चाहे वो आप लोग हों, चाहे वो आपके तमाम बड़े सीनियर लीडर्स हों, इतने जुमले और एक एक इस किस्म के वर्ड्स, ये आप कौन सी डिक्शनरी से सर ला रहे हैं कि जहां काम पर चर्चा हो नहीं रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वैसे शब्द निकले जा रहे हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ इसी पे हाथी अंडे दे रहा है, मदमस्त चाल हो रही है, महावत पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सर क्यों काम पर आप लोग बहस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या मिसिंग है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो गिनाए ना ये, ऐसा क्या हो गया? क्या काम नहीं किया आप वो गिना सकते हैं सर? क्या काम नहीं हुआ आप वो गिनाइए। काम पर चर्चा हो नहीं रही है, बताएं।